नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्यूट सार्कोइडोसिस का। सार्कोइडोसिस 2 पार्ट में डिवीजन है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट कब कहेंगे? जब लेस देन 2 मंथ्स का होगा तो हम लोग एक्यूट सार्कोइडोसिस कहेंगे। और इस एक्यूट सार्कोइडोसिस में मोस्टली हम लोग को सिंड्रोम्स मिलता है, अलग अलग तरीके का सिंड्रोम्स। ये हम लोग इसमें सिंड्रोम्स मोस्टली पढ़ते हैं एक्यूट में। ओके, तो पहला सिंड्रोम हम लोग स्टार्ट करते हैं तो लॉफग्रेन सिंड्रोम है। ओके, लॉफग्रेन सिंड्रोम में क्या होता है ना, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है लॉफग्रेन सिंड्रोम का। पहला है आर्थराइटिस, दूसरा एरिथेमा नोडोसम, तीसरा होता है बाइलैटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी, जो कि हम लोग को देखने को मिलता है विद और विदाउट यूवीआइटिस। मतलब यूवीआइटिस हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, लेकिन बाइलैटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा। ओके, तो इसका मोस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है ना लॉफग्रेन सिंड्रोम का, वो एरिथेमा नोडोसम है। ये इसका मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक है इन तीनों में। क्यों? क्योंकि आर्थराइटिस मैक्सिमम केसेस में हम लोग को देखने को मिला था, बहुत सारे अदर केसेस में भी देखने को मिलता है। ओके, लिम्फ एडेनोपैथी भी बहुत सारे केसेस में देखने को मिल सकता है, और विथ और विदाउट यूवीआइटिस है, तो ये उतना स्पेसिफिक नहीं है। ओके, मोस्ट स्पेसिफिक इस केस में एरिथेमा नोडोसम है। अगर एरिथेमा नोडोसम है मतलब क्या यहाँ पे नोड्स मिल रहे हैं, और ये जो नोड्स होते हैं ना, ये पेनफुल नोड्स होते हैं, टेंडर नोड्स होते हैं। और ये जो नोड होगा साथ ही साथ टीबिया के ऊपर होगा, जैसे कि लोअर लिम्ब है तो जो टीबिया रीजन है उसके ऊपर हम लोग को नोट्स देखने को मिल सकता है, टेंडर नोट्स देखने को मिलेगा। तो एक चीज़ याद रखना यहाँ पे कि ये प्रीटिबियल पैप्यूल्स होंगे। ओके, और साथ ही साथ इसमें पिगमेंटेशन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जब भी एरिथेमा की बात आती है तो हम लोग को लगता है क्या कि रेडनेस होगा ही वहाँ पे। ओके, या फिर नोड्यूल्स होगा तो वहाँ पे कुछ कलर चेंजेस होगा स्किन में, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि लोअर लिम्ब हो गया, लोअर लिम्ब में वहाँ पे सिर्फ पेन हो सकता है, पैप्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन कलर में कोई चेंजेस नहीं आ सकता है, ये भी हो सकता है। ओके, तो ये 3 सिम्टम हो गए। आर्थराइटिस वेरी फ्यू केसेस में देखा जाता है, उतना मोस्ट कॉमन फीचर इसमें नहीं है लॉफग्रेन सिंड्रोम का। ओके, और अगर आर्थराइटिस देखने को मिलेगा भी तो हम लोग को टीनोसाइनोवाइटिस देखने को मिलेगा। ओके, टीनोसाइनोवाइटिस मतलब एंकल जॉइंट का अगर इन्वॉल्वमेंट हो गया तो वहाँ पे उस टाइप का आर्थराइटिस देखने को मिलता है, और ये मोस्टली बाइलैटरल सिमेट्रिकल होता है। नेक्स्ट एक है क्राइटेरिया। और एक और चीज़ इसमें याद रखना है कि इसकी जो प्रोग्नोसिस होती है एक्यूट सार्कोइडोसिस की, वो गुड प्रोग्नोसिस होती है। क्रोनिक मतलब होगी तो ऑब्वियसली इसमें बैड प्रोग्नोसिस होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विसर्स क्राइटेरिया। विसर्स क्राइटेरिया क्या है? ये क्लासिफिकेशन है इसको सार्कोइडोसिस, एक्यूट सार्कोइडोसिस की डायग्नोसिस के लिए। ओके, तो ये विसर्स क्राइटेरिया जो होता है ना, ये क्लासिफिकेशन होता है एक्यूट सार्कोइडोसिस की। ये 4 में फीचर्स में से, ये 4 फीचर्स में पेशेंट को एटलीस्ट 3 फीचर पॉजिटिव होने चाहिए। मतलब इन 4 में अगर 3 पॉजिटिव है तो वो हमें बताता है क्या कि उस बंदे को एक्यूट सार्कोइडोसिस है। उसके क्लासिफिकेशन जो एक्यूट सार्कोइडोसिस की है उसमें ये आ जाता है। ओके, तो क्या होना चाहिए? पहले तो लेस देन 40 ईयर्स होना चाहिए। ओके, एरिथेमा नोडोसम होना ही होना चाहिए। सिमेट्रिकल एंकल आर्थराइटिस जो हम लोगों ने देखा था, ये दोनों, और सिम्टम्स लेस देन 2 मंथ्स होना चाहिए। तो याद रखना ये 3 जो कैरेक्टरिस्टिक था लॉफग्रेन सिंड्रोम का, तो उसमें बायलैटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी है ना, ये इस क्राइटेरिया में नहीं आता है। ओके, ये इस क्राइटेरिया में नहीं आएगा। क्राइटेरिया के लिए यही 2 इसमें विसर्स क्राइटेरिया में आएगा, जैसे जो कि आर्थराइटिस और एरिथेमा नोडोसम। मतलब लॉफग्रेन सिंड्रोम जो है ये पूरे तरीके से एक्यूट सार्कोइडोसिस का क्राइटेरिया नहीं है। जो क्राइटेरिया इसका 2 ही फीचर्स है। ओके, तो हम लोग कहेंगे क्या? आर्थराइटिस, एरिथेमा नोडोसम लेस देन 40 ईयर्स और सिम्टम्स लेस देन 2 मंथ्स। 2 मंथ से कम है तो वो एक्यूट होगा, 2 मंथ से ज़्यादा है तो वो क्रोनिक की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट है हीरफोर्ड्स वाल्डरस्टॉर्म सिंड्रोम। हीरफोर्ड वाल्डरस्टॉर्म सिंड्रोम, इसका भी अच्छा खासा गुड प्रोग्नोसिस है, जैसे लॉफग्रेन सिंड्रोम में हम लोगों ने देखा था। तो ये पूरे एक्यूट सार्कोइडोसिस में दोनों सिंड्रोम्स जो होंगे उसकी गुड प्रोग्नोसिस होगी। ओके, इसमें क्या क्या होता है? तो पैरोटाइटिस हम लोग को देखने को मिलेगा। क्रेनियल नर्व में 7th नर्व का पालसी हम लोग को देखने को मिलेगा। 7th नर्व पालसी में आप लोग आ गया जैसे बेल्स पालसी, ये सब आ सकता है। ओके, बायलैटरल लोअर मोटर न्यूरॉन पालसी, इसमें क्या जैसे कि हम लोग गुलियन बेरी सिंड्रोम ये सब के साथ इसका एसोसिएशन हो सकता है। साथ ही साथ हम लोग को डिप्थेरिया वगैरह, लाइम्स डिजीज़, ये सब देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये हो गया। और साथ ही साथ एक्यूट एंटीरियर यूवियाइटिस, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था लॉफग्रेन सिंड्रोम में क्या कि एक्यूट
मतलब यहाँ पे देखा था ना हम लोगों ने कि यूवेइटिस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं लॉवग्रेन सिंड्रोम में। ओके, बायलैटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी तो है, लेकिन यूवेइटिस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन हीरफोर्ड्स वाल्डरस्टॉम सिंड्रोम में क्या होगा, यूवेइटिस होगा ही होगा। ओके, कभी कभार जो पैराटाइटिस जो होता है ना, वो एक्यूट एंटीरियर यूवेइटिस के साथ एसोसिएटेड होता है, तो उसको हम लोग यूवियो पैराटाइटिस कहते हैं, उन दोनों का कंबाइंड फीचर्स। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्यूट कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्रॉनिक की। तो क्रॉनिक में एक इम्पॉर्टेंट साइन हम लोग को मिलता है जिसका नाम है गारलैंड साइन। ओके, गारलैंड साइन ये होता है क्या है, ये हाइलर एडेनोपैथी है। ओके, याद रखना फ्रेंड्स, ये हाइलर लिम्फ एडेनोपैथी नहीं है, हाइलर एडेनोपैथी है। ये हमारा लंग्स में मिलेगा। ओके, हाइलर एडेनोपैथी। ओके, तो ये साथ ही साथ हाइलर एडेनोपैथी हो गई, और उसके साथ साथ जो हमारा राइट प्री ट्रैकियल लिम्फ नोड्स होते हैं ना, राइट साइड का, ओके, राइट प्री ट्रैकियल लिम्फ नोड जो होगा वो इन्वॉल्व होगा हाइलर एडेनोपैथी के साथ। ओके, और इसी फीचर को हम लोग गारलैंड साइन कहते हैं। लेफ़्ट नहीं हो रहा है इन्वॉल्व, राइट हो रहा है, ये बात हम लोग को ध्यान देखना है। और ये हम लोग को एक्सरे में ये हम लोग को जनरली नहीं मिलता है, एक्सरे में देखने को नहीं मिलेगा। इसके स्टेजेस होते हैं, ये जो गारलैंड साइन होता है ना, ये स्टेजेस में चला जाता है। ओके, ये स्टेजेस में एंड स्टेज में मोस्टली हम लोग को देखने को मिलेगा, या थर्ड स्टेज में देखने को मिलेगा। इनिशियल स्टेजेस में हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो इनिशियल स्टेजेस में जैसे कि एडेनोपैथी तो हो रहा है, इनिशियल स्टेजेस में हम लोग को सिर्फ यहाँ पे लंग की फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी। ओके, एडेनोपैथी कम ही होगा, इनफिल्ट्रेट्स वहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि फाइब्रोसिस हो रहा है तो जाहिर सा बात है वहाँ पे इनफिल्ट्रेट्स होना ही होना है, तो इनफिल्ट्रेट्स वहाँ पे ज़्यादा होगा, एडेनोपैथी वहाँ पे कम होगा। इसलिए इनिशियल स्टेजेस में हम लोगों को गारलैंड साइन देखने को नहीं मिलता है इनिशियल स्टेजेस में। लेकिन अगर स्टेज 2 आता है तो स्टेज 2 जो होता है ना, वो मोस्टली क्रोनिसिटी के तरफ जाता है। ओके, अब वो क्रोनिक होते चला गया। स्टेज 3 जो होगा, स्टेज 3 में हम लोग को मैक्सिमम इनफिल्ट्रेट्स देखने को मिलेगा, मतलब पूरा लंग इनफिल्ट्रेट से भरा हुआ होगा। और फोर्थ स्टेज में हमारा फाइब्रोसिस होता है। ओके, फाइब्रोसिस मतलब फिर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ वगैरह हो जाएगा आखिरी स्टेज तक पहुँचते पहुँचते। तो वही कह रहा है कि अगर फ्रेंड्स हम लोग अगर फर्स्ट स्टेज से फोर्थ स्टेज तक जाए तो सबसे पहले क्रोनिसिटी बढ़ती है। ओके, और जो सेकंड स्टेज जो होता है ना, यहाँ पे ट्रांजिशन होता है, यहाँ पे कुछ ट्रांजिशन होगा, हम लोग देखेंगे सेकंड स्टेज में क्या ट्रांजिशन है। ओके, ये हम लोग बात करेंगे। तो इस केसेस में क्या होता है ना, जो सेकंड स्टेज में एडेनोपैथी जो होता है वो थोड़ा सा कमता चला जाता है, और इनफिल्ट्रेट्स जो होगी, इनफिल्ट्रेट्स का परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे एडेनोपैथी तो कम है, लेकिन इनफिल्ट्रेट्स ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलेगा स्टेज 2 से। ओके, स्टेज 1 में सिर्फ एडेनोपैथी है, स्टेज 2 में एडेनोपैथी कमता चला जाएगा। ओके, ये एक पैराडॉक्स है जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और आखिरी स्टेज जो होगा वो हमारा फुल ब्लोन लंग फाइब्रोसिस, पूरा फाइब्रोसिस से भर चल जाएगा वो। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं ये स्कोरिंग सिस्टम का। तो पहला बारे में आपको बता दिया, जो फर्स्ट स्टेज जो होगा उसमें बायलैटरल हाइलर एडेनोपैथी देखने को मिलेगा। ओके, सिर्फ बायलैटरल हाइलर एडेनोपैथी होगा और कोई फीचर्स नहीं होंगे। सेकेंड स्टेज में क्या होगा ना, हाइलर एडेनोपैथी तो होगा ही, साथ ही साथ इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, इनफिल्ट्रेशन होगा सेकेंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में सिर्फ और सिर्फ इनफिल्ट्रेशन होगा, और फोर्थ स्टेज में फाइब्रोसिस होगा। इनफिल्ट्रेशन के बाद फाइब्रोसिस का फॉर्मेशन होगा। ओके, फाइब्रोसिस हो गया तो वो एंड स्टेज लंग डिजीज में आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया स्टेजिंग। अब इसका एक पैराडॉक्स है, क्लिनिकल पैराडॉक्स, कि हाइलर एडेनोपैथी हो रहा था तो यहाँ पे नोड्यूल्स थे। ओके, हाइलर एडेनोपैथी में नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा था। अब ये नोड्यूल्स जो होंगे ना, अगर इसका साइज़ फर्स्ट स्टेज में इतना है, सेकेंड स्टेज में इसकी साइज़ कम जाएगी, अब ये इतना छोटा हो जाएगा। ओके, एक्सरे में डिटेक्ट नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। अगर होगा तो हम लोग को क्या दिखेगा कि इसकी नोड्यूल्स की साइज़ कम हो गई। ओके, तो अगर नोड्यूल्स की साइज़ कम हो गई तो हम लोग को लगेगा क्या कि पेशेंट अब बेटर हो रहा है। ओके, मतलब इसका प्रोग्नोसिस अब अच्छा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में अगर इसकी साइज़ जो होगी नोड्यूल्स की, ओके, ये कम गई, इसका मतलब ये है क्या कि वो बैड प्रोग्नोसिस की तरफ जा रहा है। ओके, बैड प्रोग्नोसिस की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि अब साइज़ तो कम गई है, लेकिन इनफिल्ट्रेट्स जो है, इनफिल्ट्रेट्स का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है। इनफिल्ट्रेट्स ज़्यादा खतरनाक है एज़ कम्पेयर टू एडेनोपैथी। ओके, तो इसका मतलब ये है क्या कि अब फाइब्रोसिस वहाँ पे होने वाली है। तो अगर फाइब्रोसिस होगी तो उसकी साइज़ जो होगी
एडनोपैथी, हाइलर एडनोपैथी, हाइलर जो हमारा नोड्यूल्स है उसकी जो साइज़ जो होगी, जो कम जाएगी, जिसके वजह से वो इंडिकेट करता है क्या कि ये बैड प्रोग्नोसिस की तरफ जा रहा है, ये मोड ऑफ क्रोनिसिटी की तरफ जा रहा है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में जो हम लोग को क्रोनिक में दिखेगा। ये मल्टी सिस्टमिक है, हम लोगों ने पहले ही बात की थी। तो सबसे पहले लंग्स में क्या होता है ना, ये नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया इसमें होता है। नॉन स्पेसिफिक हम लोगों ने देखा था बहुत सारा जो कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ होता है, वहाँ पे हम लोग को नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखना कि अपर लोब का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, मतलब जो फाइब्रोसिस वगैरह जो हो रही होंगी ना, वो अपर लोब का में ही होगी। ओके, और साथ ही साथ क्या होता है ना, यहाँ पे थिकनिंग हो जाता है ब्रोंकियोवैस्कुलर बंडल का, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो बहुत ही थिकनिंग हो जाएगी। क्यों वो थिकनिंग हो जाएगी? क्योंकि फाइब्रोसिस हो रहा है। फाइब्रोसिस हो रहा है तो जो भी जितने भी ब्लड वेसल्स होंगे उसको थिकन कर देगा ये। ओके, और साथ ही साथ याद रखना यहाँ पे कोई ऐसा मांस वगैरह हम लोग को नहीं दिखता है। ओके, नो मास, कोई यहाँ पे ब्लड वेसल्स का डायलेटेशन नहीं दिखेगा। जो भी ब्लड वेसल्स होंगे वो यही ब्रोंकियल वेसल्स होंगे और उनकी फाइब्रोसिस हो रही होगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्किन में होता है लूपस पर्नियो। ओके, लूपस पर्नियो क्या चीज़ होता है? ये क्रोनिक स्किन लीजन है। ओके, यहाँ पे हम लोग को मैकुलोपैपुलर रैशेस हम लोग को देखने को मिलेगा। ओके, और ये जो मैकुलोपैपुलर रैशेस होंगे ना, ये बहुत ही वायलेशियस होंगे, मतलब क्या बहुत ही खतरनाक होगा। ये पूरा हम लोग हमारा स्किन, चीक्स, नोज़ सब जगह ये इन्वॉल्व करेगा, मतलब ये पूरा फेस इन्वॉल्व कर देगा। आइज़ में भी हो सकता है, चीक्स में भी हो सकता है, नोज़ में भी हो सकता है, ये सारे रैशेस। तो इसको हम लोग ल्यूपस पर्नियो कहते हैं। और ये क्यों हो रहा होगा ल्यूपस पर्नियो? क्योंकि ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो जाएगा। ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन आपके फेस में हो सकता है, मतलब जिस भी बंदे हैं उसके फेस में हो सकता है। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं आई मैनिफेस्टेशंस पे। तो आई में हम लोगों ने बात किया था क्या कि ये एंटीरियर यूवियाइटिस जो होगा ये हम लोग को देखने को मिलेगा क्रोनिक के केस में। ओके, क्रोनिक केस में इससे पहले हम लोगों ने देखा था क्या कि हर्टफोर्ड जो सिंड्रोम था, हर्टफोर्ड वाल्डरस्टॉम सिंड्रोम, उसमें भी हम लोग को एक्यूट एंटीरियर यूवियाइटिस देखने को मिल रहा था। लॉफ्रेंट सिंड्रोम में था हमारा बायलैटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी, उसमें यूवियाइटिस हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, लेकिन क्रोनिक के केस में आपको एंटीरियर यूवियाइटिस देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एक्यूट के बाद क्रोनिक आया है। ओके, तो एक्यूट में आपका एक्यूट एंटीरियर यूवियाइटिस था, अगर क्रोनिक में आ गया तो ये क्रोनिक एंटीरियर यूवियाइटिस कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्या? ग्रैनुलोमैटस यूवियाइटिस, ये भी हो सकता है ग्रैनुलोमा अगर बन गया वहाँ पे तो, क्योंकि ये डिजीज़ मोस्टली ग्रैनुलोमा का है, ग्रैनुलोमा और फाइब्रोसिस का है। ओके, तो हर जगह ग्रैनुलोमा आपको देखने को मिल ही सकता है। तो नेक्स्ट है आपका कंजंक्टाइवल ग्रैनुलोमा, मतलब क्या कि ग्रैनुलोमा आपका कंजंक्टाइवा में है। ओके, नेक्स्ट है सीएनएस। अब सीएनएस के बारे में बात करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर इसका फंडस एग्जामिनेशन आपको करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा स्कार्स भी देखने को मिलता है। ओके, ग्रैनुलोमा तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ मतलब स्लिट लैम्प फंडस एग्जामिनेशन करोगे तो हर जगह ग्रैनुलोमा आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसमें नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। अगर एंटीरियर यूवियाइटिस में है तो एंटीरियर यूवियाइटिस के ग्रैनुलोमा के साथ साथ हम लोग को नोड्यूल्स देखने को मिलता है, उसको हम लोग कॉपेज नोड्यूल्स कहते हैं। ये फ्रेंड्स याद रखना। नेक्स्ट है हमारा सीएनएस। तो सीएनएस को में क्या चीज़ होता है? हम लोगों ने देखा था क्या कि एक्यूट में भी देखा था कि हमारा 7th क्रेनियल नर्व का पैल्सी हो रहा था, मतलब यहाँ पे बेल्स पैल्सी वगैरह मोस्ट कॉमन होगा। ओके, साथ ही साथ ये बायलैटरल भी होगा। नेक्स्ट क्या चीज़ है? सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन। तो सीएनएस में मोस्ट कॉमन 7 नर्व पैल्सी है, यहाँ पे सेकंड मोस्ट कॉमन सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस है। इसमें क्या होता है ना कि ये सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस मतलब क्या है कि किडनी को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, ये पिट्यूटरी को ही डायरेक्ट इन्वॉल्व कर रहा है। ओके, मतलब क्या है कि पिट्यूटरी में आपका इन्फिल्ट्रेट्स का फॉर्मेशन हो गया, इन्फिल्ट्रेटिव लीजन हो चुका है पिट्यूटरी में। ओके, तो इसमें क्या होगा, बंदे को इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे कि वो बार बार मतलब पानी पिएगा, एक्सेस अमाउंट में पानी पिएगा, फिर वो यूरिनेट करेगा, फिर वो पानी पिएगा, फिर एक्सेस यूरिनेशन होगा, ये होता चला जाएगा। ओके, तो ये जो होगा जो ड्रग्स जो हम लोग देते हैं उससे वो ठीक नहीं होगा। ओके, जो पेरिफेरल डायबिटीज़ इंसिपिडस का ट्रीटमेंट से ये ठीक नहीं होगा। ओके, तो इसे हम लोग
इस केस में वो एडीएच से भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि एडीएच जो हमारा है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है। इसका हाइपोथैलेमस तो ठीक है, लेकिन इसके पिट्यूटरी में ही डिफेक्ट है, तो ना ही ये जनरल जो हमारा पेरिफेरल है उससे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है ट्रीटमेंट से, ना ही वो एडीएच से रिस्पॉन्स कर रहा है। ओके, तो ये हमारा इंडिकेट करता है क्या कि ये सीएनएस इन्वॉल्वमेंट है हमारा क्रोनिक सार्कोइडोसिस का। ओके, नेक्स्ट है हमारा पैकी मेनिंजाइटिस। पैकी मेनिंजाइटिस में क्या होता है ना, जो बेसल मेनिंजियल लेयर होता है ना, उनका एनहांसमेंट हो जाता है, मतलब वो जैसे वो लेयर जो होंगे वो प्रोलिफरेट कर जाएंगे, बेसल लेयर। ओके, तो उसको हम लोग पैकी मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, यहाँ पे ब्रेन पैरेन्काइमा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ओके, ब्रेन पैरेन्काइमा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ पैकी मेनिंजाइटिस होगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो ये सारे हो गए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या, सीवीएस। सीवीएस में ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हम लोग को ज़्यादातर देखने को मिलता है, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हम लोग को देखने को मिलता है। ओके, और नेक्स्ट है हमारा कंडक्शन ब्लॉक। कंडक्शन ब्लॉक क्यों होता है, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन के कारण होता है, मतलब ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन वहाँ के वैल्व्स में हो जाएगा, वॉल्स में हो जाएगा। ओके, तो उसके वजह से कंडक्शन ब्लॉक हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, एक और चीज़ याद रखना, अगर कंडक्शन ब्लॉक है, ओके, कंडक्शन ब्लॉक अगर कहीं भी हो रहा है तो वो एरिथमा का फॉर्मेशन कर सकता है। ओके, एरिथमा क्या चीज़ है, एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ वेसल्स। ओके, तो वहाँ पे डायलेशन हो जाएगा क्योंकि इसको कंडक्शन ही रुक गया है, तो एरिथमा फॉर्मेशन हो सकता है। लिवर में क्या होगा, लिवर में इंट्राहेपेटिक कोलेस्टैसिस हम लोग को देखने को मिलेगा। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है, इंटरहेपेटिक कोलेस्टैसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है, ये इसको हम लोग रूल आउट कर सकते हैं। अगर किसी बंदे को कोलेस्टैसिस है, ओके, इंटरहेपेटिक, तो वो हम लोग रूल आउट कर सकते हैं कि उसको सार्कोइडोसिस है। नेक्स्ट है हमारा ब्लड। ब्लड में ये बहुत ही रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है, पैनसाइटोपिनिया, स्प्लेनोमेगाली उतना खास कंडीशन में नहीं मिलता है। अगर मोस्टली अगर आपका बोन मैरो इन्वॉल्व है तभी हम लोग को पैनसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलता है। अब हाइपर कैल्सीमिया क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो ग्रैनुलोमा होते हैं ना, ग्रैनुलोमा जो फॉर्म हुआ है वो ज़्यादातर हम लोग 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज का प्रोडक्शन करता है। अब ये 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज आपको मालूम है क्या कि ये जो होता है कि 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक तरीके का विटामिन डी है। ओके, 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। तो इस केसेस में हम लोग को हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मेशन जो हो रहा है हमारा 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल का। अगर आप लोग उसका ब्लड टेस्ट करोगे तो ये चीज़ ज़्यादा मिलेगा, लेवल इसका इंक्रीज होगा। लेकिन अगर 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल का अगर आप ब्लड टेस्ट करते हो तो वो चीज़ नॉर्मल रहता है, सिर्फ 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल का लेवल यहाँ पे इंक्रीज़ होता है। क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन हुआ है। ग्रैनुलोमा जो होता है वो 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का प्रोडक्शन करता है। ओके, जिसके वजह से हम लोग को हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किडनी का। तो किडनी में एक्यूट, नेक्स्ट किडनी का हम लोग बात करते हैं। किडनी में हम लोग को AKI देखने को मिलता है और साथ ही साथ क्रोनिक ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज़। ओके, क्रोनिक हम लोगों ने बात किया था, ये जॉगरन सिंड्रोम में भी हम लोग को ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज़ देखने को मिलता था। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मार्कर्स के बारे में। ओके, मार्कर्स में सबसे पहले ACE हम लोग को देखने को मिलेगा, सीरम अमाइलॉइड A और सॉल्युबल इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर। ये तीनों खास मार्कर्स है, अगर ये तीनों है तो सार्कोइडोसिस को आप रूल आउट कर सकते हो। ओके, ब्लड लेवल में ये तीनों मार्कर्स बढ़े रहेंगे। नेक्स्ट एक टर्म आता है थेरापेटिक पैराडॉक्स का। ओके, तो थेरापेटिक पैराडॉक्स ये है क्या, तो इस केसेस में क्या होता है ना, हम लोग ट्रीटमेंट अगर सार्कोइडोसिस का करते हैं तो हम लोग एंटी TNF अल्फ़ा देते हैं, एंटी TNF अल्फ़ा के साथ का ट्रीटमेंट करते हैं। ये हम लोग देखेंगे आगे ट्रीटमेंट में। ओके, ट्रीटमेंट अभी पढ़ा नहीं हम लोग सार्कोइडोसिस के लिए, तो अभी के लिए आप इतना याद रखो, जो सार्कोइडोसिस होता है उसका ट्रीटमेंट का एक पोर्शन है एंटी TNF अल्फ़ा। ओके, ये ड्रग है। तो अगर आप लोग ये ड्रग दे रहे हो, ओके, कभी कभार क्या होता है ना, ये ड्रग तो दे रहे हो सार्कोइडोसिस के ठीक होने के लिए, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो जब ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन होने लगता है तो वो एक तरीके का हम लोग को लग रहा है कि इस ड्रग से तो ठीक हो रहा है, लेकिन एक्सेस ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन यहाँ पे दिखने को मिलता है, तो उसी को हम लोग थेरापेटिक पैराडॉक्स कहते हैं। ओके, और कुछ ऐसे चीज़ें हैं नेक्स्ट कि सार्कोइडोसिस में हम लोग को नहीं दिखता है, वो क्या क्या है, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बात किया था क्या कि ब्रेन पैरेन्काइमा इन्वॉल्व नहीं होगा। ओके, हम लोग को यहाँ पे
जो मेनिंजियल है, बेसल मेनिंजियल, उसका एनहांसमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात किया था, पैकी मेनिंजाइटिस हो रहा था, ठीक है। तो बेसल मेनिंजियल लेयर का एनहांसमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन ब्रेन पैरेन्काइमा इन्वॉल्व नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा थ्रोम्बोसिस। यहाँ पे थ्रोम्बोसिस भी हम लोग को कहीं देखने को मिलेगा नहीं। फाइब्रोसिस देखने को मिल सकता है, लेकिन थ्रोम्बोसिस देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्लूरल केसेस में अगेन कोई खास इन्वॉल्वमेंट होगा नहीं, प्लूरल इन्वॉल्वमेंट होगा नहीं। ओके, हम लोगों ने एडेनोपैथी हम लोगों ने देखा था, बायलैटरल हाइलर एडेनोपैथी हो रहा था, नोड्यूल्स बन रहे थे, लेकिन कोई सा भी जैसे प्लूरल एफ्यूजन वगैरह हो गया, ये सारे चीज़ नहीं होंगे, कोई प्लूरल इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं होगा। ओके, यूआईपी नहीं होगा। ओके, एनएसआईपी हो रहा, इन नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया, ये हम लोग को देखने को मिल रहा था, लेकिन यूआईपी देखने को नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये भी हम लोग को कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एपिस्क्लेराइटिस, स्क्लेराइटिस, ये सब नहीं देखने को मिलेगा। हम लोग को यूवियाइटिस देखने को मिल सकता है, एंटीरियर एक्यूट या क्रोनिक एंटीरियर यूवियाइटिस देखने को मिल सकता है। तो ये सारे क्यों मैंने आपको बताया कि क्यों नहीं दिखता है, नहीं तो दिखता है, लेकिन आप लोग इसको रूल आउट कर सकते हो। अगर ये सारे फीचर्स नहीं है तो उस बंदे को सार्कोइडोसिस नहीं है। ओके, लेस लाइकली टू बी सार्कोइडोसिस। ओके, जैसे कि हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या कि अगर चेस्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया था क्या कि चेस्ट रेडियोग्राफी या एक्सरे अगर हम लोग करवाते हैं तो प्लूरल एफ्यूजन इसमें देखने को हम लोग को नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा ना कि प्लूरल एफ्यूजन कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई प्लूरल का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। ओके, तो प्लूरल एफ्यूजन हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग को बायलैटरल हाइलर एडेनोपैथी देखने को मिल सकता है। अपर लोब देखने को, अपर लोब का इन्वॉल्वमेंट हम लोग को देखने को मिल सकता है। उसी टाइप का हम लोग जैसे सीटी स्कैन करेंगे चेस्ट का। ओके, सीटी स्कैन में हम लोगों ने देखा था क्या कि इनफिल्ट्रेट्स हो रहा था, जो सेकेंड स्टेज में हम लोगों ने देखा था, ये सारे चीज़ हम लोग को देखने को मिल सकता है। ओके, पेरीब्रोंकियल थिकनिंग देखने को मिल सकता है। ओके, मेडियास्टिनल रीजन में हम लोगों ने देखा था क्या कि यहाँ पे हम लोग को रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी वगैरह देखने को मिल रहा था। ओके, तो ये सारे केसेस हम लोग को देखने को मिल रहा था। तो मेडियास्टिनल एडेनोपैथी हम लोग के तरफ जा सकते हैं, और ट्रैक्शन ब्रोंकिएक्टेसिस भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। ओके, ये सारा, लेकिन लंग का अगर आर्किटेक्चर वगैरह रहेगा तो वो उसका सेफ रहेगा। लंग के आर्किटेक्चर में कोई ऐसा चेंजेस यहाँ पे नहीं आएगा। स्किन लीजन में हम लोगों ने बात किया, एरिथेमा नोडोसम देखने को मिल सकता है, ल्यूपस पर्निया देखने को मिल सकता है, ये सारे चीज़। ओके, ऑकुलर में यूवियाइटिस देखने को मिल सकता है, एपिस्क्लेराइटिस देखने को नहीं मिलेगा, ऑप्टिक न्यूराइटिस भी देखने को मिल सकता है। ओके, न्यूरोलॉजिकल में वही 7th क्रेनियल नर्व पैरालिसिस देखने को मिल सकता है। रेनल डिजीज़ में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने वहाँ पे हम लोगों को नेफ्रोकैल्सिनोसिस देखने को मिलेगा। हम लोगों ने बात किया था ना हाइपरकैल्सीमिया हो रहा था। ओके, क्यों हाइपरकैल्सीमिया हो रहा था? क्योंकि 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल ज़्यादा अमाउंट में बन रहे थे। क्यों बन रहे थे? क्योंकि ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो रहा था। ग्रैनुलोमा जो होगा वो रिलीज़ करता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज, जिसके वजह से 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल का फॉर्मेशन हो रहा था। ओके, तो ये हम लोग को नेफ्रोकैल्सिनोसिस के केसेस में मिल गया। ओके, ग्रैनुलोमैटस भी हो सकता, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ओके, तो ये सारे चीज़ हो गया, ठीक है। और अगर वही हम लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग को ये सारे मार्कर्स यहाँ पे रेस्ड मिलेंगे। ओके, ये जितने भी मार्कर्स हो गए। ओके, ACE, सीरम अमाइलॉइड A और सॉल्युबल इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर। ओके, ये सारा मार्कर्स देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में हम लोग पेट स्कैन सबसे पहले करते हैं। पेट स्कैन क्यों करते हैं? ताकि हम लोग बायोप्सी हम लोग ले सकें। ओके, तो बायोप्सी हम लोग कहाँ से ले सकते हैं? तो बायोप्सी हम लोग जितना पॉसिबल साइट्स है, मतलब जहाँ जहाँ पे ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन हुआ है वहाँ से हम लोग बायोप्सी ले सकते हैं और पेट स्कैन करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग ब्रोंकोस्कोपी भी हम लोग करा सकते हैं। ब्रोंकोस्कोपी में हम लोग ब्रोंकोअल्वेओलर लवाज हम लोग कराएंगे। उस ब्रोंकोअल्वेओलर लवाज में हम लोग को CD4 काउंट काफ़ी रेस्ड हम लोग को मिलेगा। CD4 और CD8 का अगर रेशियो देखा जाए तो ये इंक्रीज रहेगा। ओके, और साथ ही साथ हम लोग ब्रोंकोस्कोपी के साथ अल्ट्रासाउंड USG भी करा सकते हैं, एंडोब्रोंकियल का। ओके, और ट्रांसब्रोंकल बायोप्सी ले सकते हैं। नेक्स्ट एक हम लोग को बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक साइन हम लोग को यहाँ मिलता है, जिसका नाम है पैंडा साइन। ओके, पैंडा साइन हम लोग को देखने को मिलता है।
इस केसेस में। नेक्स्ट आर्थराइटिस के बारे में हम लोगों ने बात किया था क्या कि लॉवग्रेन सिंड्रोम में एक्यूट आर्थराइटिस हम लोग को देखने को मिल रहा था। ओके, मोस्टली कौन सा, टीनोसाइनोवाइटिस देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर क्रोनिक की तरफ वो चला गया है तो वहाँ पे इरोसिव आर्थराइटिस देखने को मिलेगा। ओके, एक्यूट के केसेस में टीनोसाइनोवाइटिस, लेकिन अगर क्रोनिक के केस में तो इरोसिव मिलेगा। साथ ही साथ डेक्टिलाइटिस हम लोग को देखने को मिल सकता है। ओके, बोन का सिस्ट भी बन सकता है वहाँ पे। ओके, और साथ ही साथ एक्रल ऑस्टियोलाइसिस भी हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये सारे फीचर्स हो गए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट का। तो ट्रीटमेंट जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके हर सिस्टम में, ओके, हर जगह, चाहे वो स्किन हो गया, नर्वस सिस्टम, हार्ट, बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ के सिम्टम्स हम लोग को मिलेंगे। जैसे स्किन में हम लोगों ने देखा क्या कि ल्यूपियस पर्नो है, ठीक है, और सिर्फ इसमें ल्यूपियस पर्नो ही नहीं है, एरिथेमा नोडोसम ही नहीं है, इसमें पैप्यूल्स होंगे, नोड्यूल्स होंगे, प्लाक भी फॉर्मेशन कर सकता है। ओके, जैसे कि किसी ने टैटू करवा लिया तो वहाँ पे स्कार सार्कोइडोसिस डेवलप कर सकता है टैटूज़ पे भी। ओके, तो इस सब का इन्वेस्टिगेशन क्या है, सबका इन्वेस्टिगेशन बायोप्सी है, बायोप्सी कर लो। ओके, उसी तरह से लिम्फ नोड्स की बात की जाए तो लिम्फ नोड में बहुत सारे लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट हो सकता है। ओके, और मोस्टली जो लिम्फ नोड्स होंगे वो पेनलेस होंगे, मोबाइल होंगे, सबका इन्वेस्टिगेशन होगा बायोप्सी। ओके, आई के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था। यूवीआइटिस तो हो ही रहा है, तो फ्रेंड्स याद रखना, यहाँ पे सिर्फ एंटीरियर यूवीआइटिस हम लोगों ने देखा था, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एंटीरियर हो, यहाँ पे इंटरमीडिएट हो सकता है, पोस्टीरियर यूवीआइटिस भी हो सकता है। साथ ही साथ हम लोग का रेटिनल वेस्कुलाइटिस हो सकता है, कंजंक्टाइवल नोड्स के बारे में भी हम लोगों ने देखा था, लैक्राइमल ग्लैंड एनलार्जमेंट, ये सब मतलब हम लोग देखेंगे। इसमें आई में तो बायोप्सी हम लोग करेंगे नहीं, आई में हम लोग क्या करेंगे, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन कर सकते हैं, फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी कर सकते हैं, तो ये सारे चीज़ कर सकते हैं। उस तरह से लिवर में अगर आते हैं तो लिवर में क्या है कि लिवर में हम लोग को बहुत सारा चीज़ मिल सकता है, टेस्ट हम लोग करा सकते हैं, एंजाइम रेज्ड हो सकते हैं। ओके, हेपाटोमेगाली हम लोग को देखने को मिल सकता है, हेपैटिक इनसफिशिएंसी मिल सकता है। हम लोगों ने इंट्राहेपैटिक कोलेस्टैसिस के बारे में बात किया था, वो तो होगा ही। पोर्टल हाइपरटेंशन भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो लिवर के केस में इन्वेस्टिगेशन क्या चीज़ है, तो लिवर फंक्शन टेस्ट हो गया, ओके, अल्ट्रासाउंड हो गया, एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड, सीटी, ये सारे चीज़ कर सकते हैं हम लोग। ओके, स्प्लीन के केस में क्या होगा, अगेन स्प्लीनोमेगाली होगा, कभी कभार पैनसाइटोपिनिया भी हो सकता है अगर बोन मैरो का इन्वॉल्वमेंट है तो। ओके, पोर्टल हाइपरटेंशन भी देखने को मिल सकता है, बहुत सारा चीज़, स्प्लीनिक रप्चर हो सकता है, ये सारा चीज़ हो सकता है। तो इसका इन्वेस्टिगेशन अगेन अल्ट्रासाउंड और सीटी होगा। ओके, हर्ट के बारे में मैंने आपको बताया ही था, हर्ट के केसेस में तो इसमें ब्लॉक्स बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ का हो सकता है। कंडक्शन ब्लॉक के बारे में बात हम लोगों ने किया था। ओके, जैसे कि हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक हो सकता है, बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है, फिब्रिलेशन हो सकता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ हो सकते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी में इम्पेयर हो जाएगी जिसकी वजह से कार्डियक डेथ भी हो सकता है। ओके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हो सकता है, तो ये सारे चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। ओके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से हम लोग रूल आउट कर सकते हैं, एकोकार्डियोग्राफी हम लोग कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हो गया नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने बात किया था क्या कि फेशियल नर्व पैल्सी है, सिर्फ फेशियल नर्व पैल्सी नहीं हो सकता है। ओके, या फिर डायबिटीज़ इंसिपिटस के बारे में बात किया था, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि यही हो। ओके, ऑप्टिक न्यूराइटिस भी हम लोग को हो सकता है, लेप्टोमेनिंजाइटिस भी हो सकता है, हाइड्रोसेफेलस हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड का डिजीज़ हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, इसका भी इन्वेस्टिगेशन हमारा एमआरआई वगैरह हो गया। ओके, किडनी वगैरह में भी हम लोगों ने बात किया था आपसे हाइपर कैल्सीमिया के बारे में। ओके, किडनी स्टोन्स यहाँ पे हो सकता है अगर हाइपर कैल्सीमिया है तो, एक्यूट किडनी इंजरी इसके बारे में बात किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो किडनी का भी इनसफिशेंसी हो सकता है। उनके प्रोटीन यूरिया इसमें रेज्ड हो सकते हैं, प्रोटीन यूरिया आ सकता है हम लोगों को यूरिन में। ओके, किडनी बायोप्सी हम लोगों को करना होगा जिसकी वजह से पता चलेगा। उसी तरह से जॉइंट्स में हम लोगों ने बात किया था क्या अक्यूट और क्रोनिक आर्थराइटिस हो सकता है। ओके, तो ये सारे जैकॉर्ड्स डिफॉर्मिटी हो सकता है, इसके अलावा ग्रैनुलोमैटस इरोजन्स हो सकता है, डेक्टिलाइटिस हो सकता है। इसका इन्वेस्टिगेशन हमारा अल्ट्रासाउंड और एमआरआई होगा। पैरोटाइटिस में भी हम लोगों ने देखा था क्या हर्फोर्ड सिंड्रोम में हो सकता था, लॉवग्रेन में पैरोटाइटिस नहीं था लेकिन हर्फोर्ड्स सिंड्रोम जो था उसका एसोसिएशन है पैरोटाइटिस है। तो हर्फोर्ड्स में ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपका पैरोटाइटिस ही हो या यूवीआइटिस ही हो, साथ ही साथ वहाँ पे फीवर भी हो सकता है अगर पैरोटाइटिस है, इन्फ्लेमेशन है तो। ओके, तो ये सारे इसमें बहुत सारा हम लोग का एंटीबॉडीज़ भी हम लोग को इसमें रेज्ड देखने को मिलेगा। नोज़ के केसेस में क्या होगा, नेज़ल स्टफनेस होगा, नेज़ल ब्लीडिंग हो सकता है, क्रस्टिंग हो सकता है, और ये सब होगा तो एनोस्मिया भी हो सकता है। लैरिंक्स के केस में होर्सनेस,
ब्रेथलेसनेस हो सकता है, स्ट्राइडर, डिस्फेजिया, ये सब हो सकता है। ओके, लैरिंगोस्कोपी हम लोग करते हैं यहाँ पे। स्केलेटल मसल में क्या होता है, वीकनेस हम लोग को देखने को मिलेगा मसल का। ओके, और वहाँ पे मायालजिया देखने को मिलेगा, इंट्रामस्कुलर नोड्स होंगे, ये सारे चीज़। नेक्स्ट है जीआईटी, जेनाइटो यूरिनरी और गैस्ट्रो यूरिनरी। तो जेनाइटो यूरिनरी में क्या चीज़ होता है, सारे ऑर्गन्स लगभग इन्वॉल्व होंगे। ओके, उसी तरीके से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में क्या चीज़ होता है, मोस्टली आपका स्टमक, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन सब इन्वॉल्व हो सकता है। ओके, सब में ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन हो सकता है, तो हम लोग एंडोस्कोपी या फिर बायोप्सी करेंगे। तो इसमें ये एक मल्टी सिस्टमिक ऑर्गन डिसऑर्डर है, तो इसमें बहुत सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही सिस्टम हो सकता है, और बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स के साथ ये मैनिफेस्ट कर सकता है। ओके, अब इसका ट्रीटमेंट में आते हैं। तो फ्रेंड्स, जो एक्यूट है उस केसेस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ओके, अगर ये क्रोनिक हो गया, जो स्टेजिंग हम लोगों ने बात किया था, ओके, स्टेजिंग में हम लोगों ने देखा था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे एडेनोपैथी हो रहा था, हाइलर एडेनोपैथी हो रहा था। उसके बाद सेकंड स्टेजेस में हम लोग का इन्फिल्ट्रेट्स का फॉर्मेशन होते चला जा रहा था, और लास्ट स्टेज में फाइब्रोसिस हो रहा था, एंड स्टेज में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो क्रोनिक के केसेस में ही हम लोग को ट्रीटमेंट इसको देना है। ओके, तो क्रोनिक के केस में जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है वो हमेशा स्टेरॉइड्स होता है। स्टेरॉइड्स क्यों? क्योंकि जहाँ पे जितना भी इन्फ्लेमेशन है उसको कम करेगा, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस होगा ही नहीं। लेकिन अगर काफ़ी लंबा मतलब आगे चल गया है तो सेकेंड लाइन हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। सेकेंड लाइन अगर ये स्टेरॉइड से ठीक नहीं हो सकता है तो मेथोट्रेक्सेट हम लोग दे सकते हैं, एज़ाथायोप्रिन दे सकते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे सकते हैं, लीफ्लुनोमाइड हम लोग दे सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड स्टेज आ गया। थर्ड स्टेज ऑब्वियसली, मतलब जब थर्ड स्टेज हो जाएगा तो हम लोग को एंटी TNF अल्फ़ा एजेंट्स हम लोग को देना होगा। ओके, तो ये हमारा सार्कोइडोसिस कंप्लीट हुआ।